दोस्तों नमस्कार। वैसे तो हम इन दिनों जो टूरिस्ट होते हैं, जो ब्लॉगर्स होते हैं, जो टूर के वीडियो बनाते हैं, उनके बारे में इन दिनों चर्चा कर रहे हैं कि इन ब्लॉगरों की प्रकृति, इन घुमक्कड़ों की कैसी प्रकृति होती है, इनकी क्या विशेषताएं होती है, ये किस तरह से टूर करते हैं और उनके वीडियो बनाकर हम तक पहुंचाते हैं। इन पर हमने पिछले दिनों बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। आज भी बात हम पर्यटन को लेकर ही और उन विशेष जो हमने अनुभव किए इनको देखते हुए उसी पे बात करेंगे। लेकिन आज मैं सबसे पहले बात शुरू करने के पहले मैं अपनी युवावस्था के एक संस्मरण को, जिसको मैं आज तक भूल नहीं पाया, और वो मेरे लिए एक ऐसा अनुभव था कि मैं सोचता हूँ कि वो काश मेरे साथ ऐसा न हुआ होता। उसकी छाप मेरे किशोर उम्र के उस समय की वो छाप भुलाए नहीं भूलती। और जब मैं इन दिनों ऐसा यूट्यूब के ब्लॉगर्स के वीडियो देखते हुए मुझे कुछ ऐसा अनुभव होता है कि इन वीडियो बनाने वाले टूरिस्टों के साथ कुछ घट जाता है जो उनकी मासूमियत को प्रभावित करता है, उनके मन पर क्या असर पड़ता है। तो मुझे आज वो अपने जीवन की वो एक घटना याद आ रही है जो मैं आपसे अपनी बात कहने के पहले शेयर करना चाहता हूँ। एक तरह से मैं भी उस वक्त पहली बार ही कोई लंबा सफ़र कर रहा था और अकेला कर रहा था। शायद ही मैं कभी अपने घर से बाहर या अपने राज्य से बाहर निकलने का मुझे कभी काम पड़ा था। उन दिनों ये 1977 के आसपास की बात है, जब इमरजेंसी का समय समाप्त हुआ था और हमारी पढ़ाई समाप्त हुई थी। हमने एमएससी कर लिया था और एमएससी करने के पीछे उद्देश्य ये था कि हमारे नगर को उस समय औद्योगिकरण उसका हो रहा था, नए नए संस्थान खुल रहे थे, तो नौकरी मिलने का लालच था कि अगर हम केमिस्ट्री में एमएससी कर लेते हैं तो हमें तुरंत कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री में, किसी प्रयोगशाला में नौकरी मिल जाएगी। परिवार में हम सबसे बड़े थे तो सबको यह भी था कि हमारी नौकरी लग जाए, सब कुछ नौकरी पर ही आश्रित था। बहरहाल तो एमएससी तो हो गया था, उसका परिणाम भी नहीं आया था फाइनल ईयर का। लेकिन उसके पहले ही हम अपनी नौकरी के बारे में कुछ न कुछ करते रहते थे। तो उन दिनों डाक तार विभाग में मैट्रिक और हायर सेकेंडरी के अंकों के आधार पर ही आपका चयन नौकरी के लिए हो जाया करता था। तो डाक तार विभाग देश का बहुत जाना माना, उसमें तनख्वाहें भी बहुत अच्छी हुआ करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट का था। तो उसमें लिपिक, क्लर्क, केशर, टाइपिस्ट तो नहीं, केशर वहाँ पर लिपिक के रूप में ही भर्ती होती थी। तो उसमें हम चूँकि पूरे ज़िले में प्रथम रहते आए, तो मैट्रिक में और हायर सेकेंडरी में भी हमारे बहुत अच्छे अंक थे। तो उस अंकों के आधार पे हमारा चयन हो गया और एमएससी का परिणाम आने के पहले ही हमको डाक तार विभाग में लिपिक के लिए चुन लिया गया। एक मामूली सा इंटरव्यू हुआ और उसके बाद प्रशिक्षण के लिए हमको सहारनपुर में एक बहुत बड़ा प्रशिक्षण केंद्र हुआ करता था, जो सहारनपुर शहर से थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में, शायद दूर पे, अब तो शायद बहुत बदल गया होगा। हमने तो फिर पीछे मुड़ के देखा ही नहीं और कभी उधर गए नहीं। लेकिन वो घर से निकलने का हमारा पहला चांस था, जब उनको 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए
सहारनपुर के डाक तार प्रशिक्षण केंद्र पर भेजा गया। वहाँ 3 महीने का हमारा प्रशिक्षण होना था और उसके बाद पोस्टिंग होनी थी। तो हम कभी यात्राएं की नहीं थी, घर से निकले ही नहीं थे। मात्र 21 बरस, साढ़े 21 बरस की हमारी उम्र थी और हमने एमएससी की परीक्षा दे दी थी। लेकिन हमारा चयन मैट्रिक के आधार पर डाक तार विभाग में नौकरी के लिए हो गया था। जैसे तैसे हमने, ट्रेन जाती थी इंदौर से होकर, जो ट्रेन जाती थी दिल्ली तक, उस ट्रेन से हमने हमारा रिज़र्वेशन कराया। पता नहीं, अब तो ये भी याद नहीं कि रिज़र्वेशन कराया भी था कि ऐसे ही जगह मिल जाती थी तो चले गए। बहुत बचते बचाते जैसे तैसे गए। यात्रा में ट्रेन भी बदल गई, ट्रेन निरस्त हो गई। फिर कोई दूसरी ट्रेन, हमको आगरा जाना पड़ा और आगरा से हमको, लेकिन कभी कभी कैसा होता है कि कोई ना कोई हमारा हम उम्र साथी मिल जाता है ट्रेन में, तो वो भी कहीं हमारी तरह ही कहीं ना कहीं जा रहा था। वो भी अकेला था, 21-22 साल के हम युवा थे। तो वो आगरा में मुझे ऐसा याद पड़ता है कि हमको बाहर निकलना था और फिर से वापस अंदर आना था। तो हम अपना जो दिल्ली तक का या सहारनपुर तक का जो टिकट था वो हमने वहाँ गेट पे ही दे दिया और हम बाहर आ गए, जबकि वो टिकट सीधे हमको सहारनपुर पहुँचाने वाला था। लेकिन बाहर आने के बाद पता चला कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई, बहुत देर, आधा घंटा हो भी गया था। तो वापस हम अंदर आए। लेकिन वो इतना अच्छा स्टाफ होता था रेलवे का भी कि उन्होंने हमारी दशा देखी और हमको वो उस गड्डी में से टिकट निकाल कर सचमुच वापस दे दिया। हमारी जान में जान आई। और किसी तरह हम बदलते बदलते ट्रेन जो निरस्त होती गई, शायद बरसात का मौसम था या कुछ ऐसा मौसम था, तो किसी तरह हम सहारनपुर के स्टेशन पर उतर गए। तो ये हमारी पहली यात्रा। लेकिन जो मैं बताना चाहता हूँ वो इसके बाद की घटना है। सहारनपुर स्टेशन पर उतरने के बाद हमने एक ऑटो रिक्शा किया, ऑटो रिक्शा वाले से बात की। शायद ऑटो रिक्शा में बैठने का भी हमारा पहला ही अनुभव रहा होगा। और उसको बताया कि हमको डाक तार विभाग के उस ट्रेनिंग सेंटर पे पहुंचा दे, कितने पैसे लेंगे। हमको तो ये भी पता नहीं था कि कितने लगते हैं, कितना किराया होता है। तो उसने हमको जो बताया, हम तैयार भी हो गए। और बहुत दूर था वो, शायद शहर से बहुत दूर था। हमको कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि उस समय न तो कोई गूगल मैप होता था, न कोई ऐसी जानकारी थी। नौकरी मिल जाने के खुशी और उत्साह में हम बस निकल गए घर से। और तो हमने उसको बुक कर लिया और उसके साथ बैठ गए, डरते डराते। और सुन भी रखा था कि ये क्षेत्र बड़ा बदनाम है और यहाँ बड़ी घटनाएं होती है और यात्रियों को लूटपाट भी हो जाती है। थोड़ी देर में हम शहर से बाहर भी हो गए और एक सुनसान हाईवे तो था शायद, वो उस पे जाने लगे। लेकिन दिक्कत ये हुई कि वो हमको बैठा कर, और जैसे ही शहर ख़त्म हुआ और थोड़े दूर आगे जाके उसने हमको उतार दिया। और हम तो इतने मासूम स्कूल कॉलेज से निकले ही थे, लेकिन और न किसी से राजा बाबू टाइप थे हम। बस लिखने पढ़ने में शौक़ था, दुनियादारी कुछ समझते नहीं थे। तो हम बहुत दुखी हो गए कि अब क्या करें। लेकिन उसको पता नहीं हम पे, हमारी मासूमियत पे थोड़ी बहुत दया आ गई। तो उसने क्या करा कि हमको थोड़ी देर रुका और एक बैलगाड़ी कुछ माल ढो रही थी, वो जो टायर होते हैं जिसमें, और आगे बैल लगा हुआ था, बड़ा ऊंचा गड्ढा, और उसमें कुछ सामान लदा था और वो शहर से बाहर कहीं जा रहा था। तो उसने उसको रुकवाया और हमको उससे बोला कि इन सज्जन को, या इस लड़के को, सज्जन तो क्या, लड़के को वो ट्रेनिंग सेंटर तक छोड़ देना। तो वो पता नहीं रिक्शा वाले ने उसको कहा तो वो मान गया। बैलगाड़ी वाला जो सामान लेके जा रहा था शहर से बाहर, किसी गांव में जा रहा होगा। तो उस पे हम सवार हो गए।
बाद में उस गाड़ी वाले ने बताया कि सर ये क्षेत्र यहाँ इसी तरह से बाहर से आने वालों को, और जो तुमसे जो पैसे लिए ये भी उसने बहुत ज़्यादा लिए हैं, कोई मीटर तो होते नहीं थे उस समय, तो दुबल तिबल उसने चार्ज किए थे, और हमको भी कुछ पता नहीं कितना लगता है क्या लगता है। तो गाड़ी वाले ने उस सामान के साथ हमको भी बैठा लिया, और अंततः वो ट्रेनिंग सेंटर डाकतार विभाग का वो शायद मिलिट्री का कोई केंद्र था जो बाद में डाकतार विभाग में हो गया, और वहाँ डाकतार विभाग के नए जो लोग आते थे, एक उनका ट्रेनिंग सेंटर शायद बड़ौदा में भी था, लेकिन हम लोगों को उन्होंने वहाँ भेजा था। तो हम उस तरह से ट्रेनिंग सेंटर पे गए। लेकिन वो जो घटना है जो हमको उस रिक्शा चालक ने हमारे साथ स्कैम किया, मैं तो अब स्कैम ही कहूँगा, ये टूरिस्ट की भाषा में ये लोग स्कैम करते रहते हैं। तो हमारे साथ वो जो स्कैम हुआ उसको मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ, और मुझे लगता है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। इनको अपने यहाँ आने वाले अतिथियों का थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, उनके साथ हमदर्दी से पेश आना चाहिए। लेकिन जब भी मैं किसी ट्रेवलर को या विदेशी ट्रेवलर को या अन्य भाषी ट्रेवलर को किसी दूसरे इलाके में ठगा जाता देखता हूँ या मूर्ख बनाया जाता देखता हूँ, तो मुझे ये घटना बहुत याद आ जाती है। और ये घटना याद आने का कारण भी एक ये है कि पिछले दिनों क्या करीब हमने जब शुरुआत में देखना चालू किए, तब जो एक वीडियो देखा था दिल्ली में एक विदेशी पर्यटक, अब मैं याद करता हूँ तो मुझे वो उसकी शक्ल अंडमान से डेल मैक्स जैसी लगी थी, और जब मैंने डेल मैक्स की साइट पे जाकर देखा तो मुझे वो वीडियो मिला नहीं। लेकिन वो वीडियो शायद बहुत लोगों ने देखा होगा। तो उसमें जो उसके साथ हुआ वो मुझे मेरे प्रसंग की याद दिलाती है, मेरे साथ जो दुर्घटना हुई थी या मेरे साथ जो स्कैम हुआ था उसकी याद दिलाती है। तो मैं जिस वीडियो का जिक्र यहाँ कर रहा हूँ वो दरअसल दिल्ली का है, दिल्ली के बाज़ार का है। तो मैं बताता हूँ कि जो भी दिल्ली में ट्रैवलर आते हैं वो लाल किले के सामने के बाज़ार और जामा मस्जिद के आसपास के बाज़ार, चांदनी चौक, इन इलाकों में बहुत रुचि से घूमते हैं, और वहाँ के खान पान को और वहाँ के जो भीड़ भाड़ है उसको भी बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ के लोगों से बात करते हैं और बहुत अच्छा चित्रण करते हैं, और वो हर ब्लॉगर वहाँ जाता है। कनॉट प्लेस मैं तो कम घूमा हूँ हर जगह, लेकिन ये ब्लॉग देखे उसमें मुझे लगा कि बड़ा आकर्षण का केंद्र होते हैं ये। तो ऐसे ही एक घटना की, एक ब्लॉगर के साथ हुई घटना की मैं यहाँ चर्चा करता हूँ। तो वो विदेशी पर्यटक जो दिल्ली आया है वो ख़रीदारी भी कर रहा है, अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाने के ब्लॉगिंग भी कर रहा है। हिंदी में बातचीत करने के लिए उसके पास मात्र कुछ वाक्य हैं: नमस्कार, सलाम, वालेकुम, कैसे हो, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो। इसके अलावा उसे हिंदी में कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता। संकेतों और मोबाइल के ट्रांसलेट ऐप से भी थोड़ा बहुत काम चला लेता है। चाय और लस्सी ज़रूर पीता है। ये हमने देखा है विदेशी ब्लॉगर को कि यहाँ की भारत की चाय और लस्सी जो दही की बनती है उसे ये लोग बहुत चाव से पीते हैं। जूस भी खूब पीते हैं, गन्ने का जूस भी पीते हैं। तो वो जब ये सब करता है तो बहुत आत्मीयता हमें लगती है। स्थानीय लोग
बहुत प्रभावित होते हैं। और पर्यटकों और जो वहाँ इकट्ठा होते हैं लोग, उनके बीच में बहुत अच्छा स्नेहपूर्ण और अच्छा वातावरण देखने को मिलता है। दर्शक भी बहुत कई बार भाव विह्वल भी हो जाते हैं। बड़े सुखद दृश्य होते हैं। और जो वह हमारी परंपराओं के बारे में, हमारे खान पान के बारे में रुचि लेता है और बातचीत करता है, ये जब पूछता है कि कैसे बना ये, जब वो किसी इलाके में शायद जामा मस्जिद के आसपास वो खीर खाता है, तो वो जानने की कोशिश करता है कि खीर कैसे बनाई जाती है, कैसे खाई जाती है। और पर्यटक जो दिल्ली आते हैं वे पूरी तैयारी से आते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें मालूम होती हैं। वो जानते हैं कि दिल्ली के इन इलाकों के बाज़ारों में मोल भाव होता है चीज़ों का, काफ़ी बार्गेनिंग होता है। 5-6 गुनी कीमत फिर देकर भी विदेशी पर्यटक को ये लोग सामान बेचने में कामयाब हो जाते हैं। ये सब उनको पता भी होता है, लेकिन फिर भी वो ये चीज़ें खरीदते हैं, कोशिश करते हैं बार्गेनिंग करने की, थोड़ी कीमत कम हो जाए, ऐसी भी कोशिश करते हैं। अब वो इन बाज़ार से, इस घने सघन बाज़ार से, भीड़ भड़के वाले बाज़ार से जो पुरानी दिल्ली में है, तो वो खरीदता है। तो वो विराट कोहली की तरह की जर्सी खरीदता है क्रिकेट की, रेवेन ब्रांड का दिखने वाला गॉगल खरीदता है। वो पूछता है सेकंड का है, सेकंड का भी है तो कौन सी कॉपी है। मतलब उसको सब पता है कि सब नकल का सामान है, नकल है, लेकिन वो खरीदता है, खरीदारी करता है, क्योंकि वो इसी बहाने अपना वीडियो भी बनाता है, खरीदारी करता है, उसको एक वीडियो मटेरियल मिलता है, विषय वस्तु मिलती है। और वो जो खरीदता है उसको तुरंत पहन भी लेता है। शर्ट खरीदता है तो शर्ट पहन भी लेते हैं। ये ब्लॉगर्स गॉगल खरीदते हैं, चश्मा खरीदते हैं तो खरीद कर घूमते हैं, टी शर्ट खरीदते हैं तो वो उसी समय पहन के घूमने लगते हैं। तो ये सब घूमते फिरते भी उनको पहन के, और फिर बाद में ये पर्यटक दूसरे ग्राहकों से पूछते भी हैं कि ये जो मैंने ख़रीदा, ये इसकी जो कीमत है ये वाजिब है या टूरिस्ट के हिसाब से है। तो ये भी तसल्ली भी कर लेते हैं वो कि हम वो कितने ठगाए हैं, कितने नहीं ठगाए हैं। ऐसा भी होता है। कई बार वो सस्ता लगता है उनको, कई बार लगता है कि सस्ता माल महंगे में बेच दिया गया है। वो सब उनको मालूम होता है। एक बाज़ार में वो जूते खरीदता है एक दुकान पे, और 8,000 रुपये मूल्य के जूते उसने मोल भाव के बाद 3,000 रुपये में खरीद लिए। अब उसको खुशी खुशी उसको पहन भी लेता है कि देखो 8,000 का बार्गिंग करते करते वो 3,000 पे आ गया, उसने काफ़ी सस्ते में ये सौदा निपटा दिया है और खुश हो गया। अब वो दूसरों से पूछता भी है जब, तो उसको पता चलता है कि इसकी वास्तविक कीमत तो 1,500 रुपया ही है, लेकिन 3,000 रुपये में 1,500 रुपये की चीज़ को खरीदने के बाद भी उसके चेहरे पे शिकन नहीं आती, और वो अपने काम में खुश है। उसका उद्देश्य था जूते खरीदना, खरीदारी करना, और खरीदारी के लिए 8,000 की चीज़ 3,000 में खरीद कर खुश है। और 3,000 भी देकर जब उसे पता चलता है कि 1,500 की इसकी वास्तविक कीमत, तो भी उसको कोई ख़ास दुख नहीं होता। दुख तो हमें होता है जो हम ये सब देख रहे होते हैं। उसको अपने काम की खुशी है, उसको वीडियो बनाने की खुशी है, उसको बातचीत करने की खुशी है, उसको यहाँ की संस्कृति, यहाँ के समाज को समझने की जिज्ञासा है। वो जानना चाहता है कि यहाँ किस तरह से व्यवहार होता है, और उससे लोगों से बातचीत करने का उतना सुख है। उस आनंद को वो कीमत को नहीं देखता। उस आनंद से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं है, वो आनंद को। अब वो ये जो नए खरीदे महंगे जूते,
पहन लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही पता चलता है कि वे उसके लिए आरामदायक नहीं है। उसको चलने फिरने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, टाइट है, वो काटने लगे हैं। अब वो ठीक से घूमने का मज़ा भी नहीं ले पाता। अब उसके उन जूतों के कारण उसके उस सुख में कमी होने लगती है, उसके आनंद में, उसको वीडियो बनाने का सुख, उस लोगों से घूमने फिरने का सुख कम होने लगता है। ये जूते पहनकर परेशानी और कठिनाई में पड़ा ये हमारा ब्लॉगर मित्र पर्यटक बहुत दुखी हो जाता है। तभी उसकी निगाह सामने, मेरे ख्याल से वो कनॉट प्लेस का कॉरिडोर था, उसमें वो एक मोची दिखाई देता है। वह अपने पुराने जूते जो उसके खोल के उसने रख दिए थे उनकी पॉलिश करवाता है उससे। वो मोची 100 रुपये लेकर उसके पुराने जूतों को बिल्कुल नया बना देता है। पर्यटक के जूते आप जानते ही कैसे होते हैं, उसकी बिल्कुल दशा खराब हो चुकी होती है, उसको बिल्कुल वो चकाचक कर देता है, बिल्कुल नए जैसे कर देता है। वो हुनरमंद मोची जो होता है वो थोड़ी टूटी फूटी अंग्रेजी बोल लेता है। वो वहाँ बैठता है नियमित, तो निश्चित रूप से वो बहुत से ऐसे लोगों के संपर्क में आता है और वो उस तरह की अपने व्यवसाय की भाषा जो बोलना ज़रूरी होती है वो उतनी उसको आती है, और वो उससे टूटी फूटी अंग्रेजी में बातचीत करता है। वो समझ भी लेता है। पर्यटक उसको उसकी मजदूरी के 100 रुपये देता है और अपने नए खरीदे गए जूतों को भी उसको दे देता है और उससे कहता है, वो उसको उपहार में दे देता है और वो उससे कहता है कि अब आप इसको चाहे जो करें, आप खुद पहने, किसी को गिफ्ट करें या बेच दें। वो नए जूते वो उसको, जो हम देखते हैं वीडियो पे देखते हैं, वो वीडियो बनाता जा रहा है, उसका कैमरा चालू है। इस बीच जैसा कि हम जानते हैं उस ब्लॉगर के कई फैंस फॉलोअर्स वो बाज़ार में होते हैं, वो पहचान लेते हैं और वो लोग उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं कि वो क्या कर रहा है। उनमें से एक लड़की बड़े अचरज से पूछती है कि आपने ये नए जूते इस मोची को क्यों दे दिए, ये तो बहुत महंगे हैं। अब 1500 रुपये के जूते भी हमारे लिए हो सकता है किसी के लिए सस्ते हों, लेकिन हम लोगों के लिए आज भी महंगे ही माने जाएंगे। लेकिन वो पर्यटक बोलता है कि अब ये मेरे किसी काम के नहीं, इन्हें पहनने के बाद मैं अपना काम ही नहीं कर पा रहा, मेरे क्या काम के, ये इनके काम आएंगे। इन्होंने मेरे पुराने जूते बिल्कुल नए की तरह कर दिए हैं, तो मेरी जो आवश्यकता थी वो तो पूरी हो गई और मैं अपने पुराने जूतों को भी नए की तरह महसूस कर रहा हूँ और वो आरामदायक हैं और मैं घूम फिर पा रहा हूँ। अब ये तो मेरे किसी काम के नहीं हैं, इनके काम आ जाएंगे, तो उसने उनको दे दिए। अब नए जूते की खरीदारी में ठगे जाने के बावजूद उस विदेशी पर्यटक को कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उसको उसके काम करने का सुख है, उसको जो कंटेंट मिला वो भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और आज देखिए वो वीडियो कितना प्रभावी हो गया कि आज हम उस पर बात कर रहे हैं। उस वीडियो ने किसी की आत्मा को झकझोरा है और मैं जानता हूँ कि ये क्रिएटिव वर्क है और ये क्रिएटिव वर्क है, क्रिएटिव काम ऐसा होता है
जो लोगों के भीतर तक उतर जाता है, तो वो फिर रचना होती है। वो संवेदनशीलता अगर वो जगाने में हम जैसे दर्शकों को कामयाब हुआ है, तो हम तो उसे एक साहित्य की श्रेणी में, एक कला की श्रेणी में मानेंगे। वो हमको भीतर तक झकझोर देता है। दरअसल ये वीडियो जब देखा तो हमें वीडियो देखने का तो सुख मिला, हमने एक अच्छी चीज़ देखी, एक कहानी की तरह, एक लघु कथा की तरह एक प्रसंग हमारे सामने आया, लेकिन हमारे चेहरे पे शिकन आई और भीतर कुछ उद्वेलित हुआ, कुछ भीगता भी रहा। और आज हमने आपको जो हमारे जीवन की एक सहारनपुर की घटना सुनाई थी, उसकी याद आना भी स्वाभाविक है कि 1977 में जो कुछ हमने महसूस किया था, क्या वो प्रवृत्ति हम लोगों में आज तक विद्यमान है? जरा सोचिए, हमें सोचना चाहिए। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।